आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव लेवल में आने के बाद आफ्टर पासिंग क्लियरिंग सीएस सीईटी, और अगर आप सीएस फाउंडेशन से भी आए हैं, गुड इवनिंग अरुणिमा, अगर आप सीएस सीईटी से भी आए हैं या सीएस फाउंडेशन से भी आए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हमें लगती हैं। आज इसमें हम बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ डेट्स क्या क्या हैं। गुड इवनिंग हर्षिला। हमारी कट ऑफ डेट्स क्या हैं, हमारा एग्जेम्पशन जो हमें मिलता है वो एग्जेम्पशन का पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस आईसीएसआई का क्या डिमांड करता है और किस तरह से डिवाइडेड है, ये हम बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि है स्कॉलरशिप के बारे में। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए आईसीएसआई का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, एक स्पेशल स्कीम है जिसके अंतर्गत आईसीएसआई आपको स्कॉलरशिप देती है। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड या अगर कोई भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल होता है तो उसको ज़रूर ये स्कॉलरशिप लेनी चाहिए। सबको आने देते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा। आप लोग जो बहुत टाइम के पाबंद लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, वो थोड़ी देर इंतज़ार करें। जो कम डिसिप्लिन वाले लोग हैं उनको आने देते हैं, फिर बाद में डांटेंगे उनको बैठ के अच्छी तरह। कैसा चल रहा है सबका सीएससीईटी पोस्ट पासिंग सीएससीईटी सफ़र? कुछ ऐसे भी हैं इसमें जिन लोगों ने अगस्त अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। कोई पढ़ाई नहीं करी ना अब तक इतने दिनों में। डिफिकल्ट है, कोई पढ़ाई नहीं करी, शादियां अटेंड हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स इस बार सीएसईटी नहीं क्लियर कर पाए, बहुत छोटे छोटे रीज़न से, जैसे किसी का एग्रीगेट नहीं बना, किसी का सब्जेक्ट वाइज जो था मतलब क्लियर करना था वो रह गया, वो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कोई इतना ऐसे तोड़ पेपर नहीं है जो आप नहीं क्लियर कर सकते। होता है कई बार, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं हमारे साथ कि हम नहीं क्लियर कर पाते कोई चीज़, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो कहते हैं ना समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। तो बस वही वाली बात है, वी विल वेट फॉर आवर टाइम। हम वेट करेंगे, हम और मेहनत करके पेपर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लियर ना कर सके, राइट? तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है, यही मेरा मैसेज है उनके लिए कि बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। ठीक है, शुरू करें क्या हम? यस, चलो। बाकी सब भी प्रेजेंट हैं, एक बार सब लोग प्रेजेंट ही लगाएंगे जरा। प्रेजेंट। सब लोग रिलीजियसली प्रेजेंट मैम लिखते भी हैं, अच्छा लगता है। स्कूल की याद आ जाती है जब ऐसा प्रेजेंट मैम, और ऐसा होता था कि एक सुर में बोलना पड़ता था, प्रेजेंट मैम, तो वो याद आ जाता है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। बोलने से आजकल वो याद आ जाता है, बहुत फेमस है ना, चलिए शुरू करते हैं। वो याद आ जाता है आजकल, तो ऐसा कुछ बोलने में भी डर लगता है, कब कौन सी चीज़ मीम बन जाए ये भी नहीं पता चलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आईसीएसआई के सिलेबस के साथ। ठीक है, आईसीएसआई के सिलेबस में बेसिकली अब एक चीज़ समझना, पहले का जो सिलेबस था आईसीएसआई का, जिसको हम ओल्ड कोर्स नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं हम उसे? ओल्ड कोर्स। ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स को, जैसे अभी एक नोटिफिकेशन आया था आईसीएसआई का कि ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट्स उनको एक बार और मौका मिला है जून अटेम्प्ट देने का, जून 21 देने का। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे और उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। अब एक बात समझना कि आईसीएसआई बीच बीच में ना सिलेबस को रिवाइज करती है या कोर्स को रिवाइज करती चलती है। आप अभी किस में हैं? आप बाय डिफॉल्ट किस में फॉल होते हैं? न्यू सिलेबस में। हर वो बच्चा जो अभी रिसेंटली सीएस पास हुआ है या सीएस फाउंडेशन क्लियर करके आया है और उसने अपना सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन कराया है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा? न्यू सिलेबस में जाएगा। ठीक है, तो कल के दिन कभी भी आपको कोई पूछता है कि आप कौन से सिलेबस में, तो आप कौन से सिलेबस में हैं? आप
न्यू सिलेबस में है। ठीक है, पहली चीज इसको क्या कहा गया है, न्यू सिलेबस जो कि आया था 2018 में। हमें हमारा सिलेबस अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे सिलेबस के बारे में पूरा इन एंड आउट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें हमारे सब्जेक्ट्स के नाम, ऑथेंटिक जो नाम है वो पता होने चाहिए। कई बार ऐसी कई फैकल्टीज हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट का नाम सेबी कह देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। सब्जेक्ट के साथ मजाक नहीं, सब्जेक्ट के नाम के साथ भी मजाक नहीं। आप भी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या नाम लेंगे, जो उसका पूरा नाम है या तो जो उसका एग्जैक्ट शॉर्टकट जो अब्रीविएटेड फॉर्म निकल के आता है वो बोलेंगे। इतना तक सबको समझ में आया? ये आपको अभी से अपने साथ वादा करना है। ये एग्जीक्यूटिव लेवल पास करने का एक तरह से कह लो कि ये एक आपकी तरफ से कमिटमेंट है और ये आपकी तरफ का डिसिप्लिन है जो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आईसीएसआई नोटिफिकेशन के अंदर 2018 में क्या आया था, न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों के लिए। ठीक है, वेरी गुड अरुणिमा एंड हर्षिला, थम्स अप। अब इस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो चेंजेस आए वो कुछ इस तरह के थे कि ओल्ड सिलेबस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कुछ कम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कुछ ज्यादा है। यहाँ पे आपको अभी हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जीक्यूटिव में, आप प्रोफेशनल छोड़ दो। आप अभी सिर्फ किस में कॉन्सेंट्रेट करोगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कॉन्सेंट्रेट करोगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं। इसका मतलब ये टोटल पेपर मिला के आपका जो 8 पेपर का नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 800। पहली चीज मतलब हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। CSET की तरह यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। गुड इवनिंग आयुष, काफी जल्दी आए बेटा, कैसे इतनी जल्दी थोड़ी ना अटेंड करते हैं, हमने तो कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी करी नहीं है ना। अब तो ये भी नहीं बोल सकते तुम कि मैं पढ़ाई कर रहा था, वेडिंग में हूं मैम। तुम्हारी खुद की शादी थोड़ी ना है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुहूर्त निकल रहा था शादी का और मैम का क्लास अटेंड करना था। बहाने भी ऐसे देता है। तो 100 मार्क्स के, ठीक है चलो भैया को मेरी तरफ से कांग्रेट्स बोल देना, हैप्पी मैरिड लाइफ बोल देना, और अब तुम यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो 8 पेपर होंगे 100 टोटल मार्क्स के। ऐसा कोई सिस्टम CSET की तरह यहाँ पे नहीं है कि जैसे CSET में होता था, कोई पेपर का पैटर्न में 50 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में 1 मार्क का क्वेश्चन है, किसी में 2 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो पॉलिसी है ना पेपर्स की, वो काफी स्टैंडर्ड है। और CS एग्जीक्यूटिव CSET के मुकाबले हाथी है। अगर CSET चींटी है तो CS एग्जीक्यूटिव एलिफेंट है। इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में और मेहनत में भी। ठीक है, अब 100 मार्क्स के अगर ये पेपर होते हैं तो हमें टोटल मार्क्स कितने हो गए, 800। अब हमको क्या करना है, 800 मार्क्स में से हमें ICSI का क्राइटेरिया पता है कि हमें हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, 40 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, प्लस हमें इन सब का जो एवरेज है वो कितना लाना पड़ेगा, 50%। हमें 8 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना लाना पड़ेगा, 50%। तो अगर मैं ये कहती हूं कि देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 4 पेपर इंडिविजुअली 100 मार्क्स के, ये पूरा मॉड्यूल कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का। तो मुझे यहां कितना एवरेज बनाना होगा, 200। और इसके साथ मुझे इन इंडिविजुअल पेपर्स में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40 40 40 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इतना समझ में आया। और एवरेज में मुझे 200 भी लाने पड़ेंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 40 40 40 40 आया है तो ये तो सिर्फ 160 होता है, तो क्या मैं पास कहलाऊंगी, नहीं कहलाऊंगी। मुझे एवरेज में 200 लाना पड़ेगा, मतलब प्लस 40 मार्क्स और होने पड़ेंगे। अब या तो ये 50 50 50 50 हो, या तो ये 60 40 60 40 हो, या तो 55 45, जैसा भी कॉम्बिनेशन हो, 40 से ज्यादा और एवरेज में 50% होना चाहिए। इतना सबको समझ में आया। सेम पैटर्न ग्रुप 2
के लिए भी या मॉड्यूल 2 के लिए भी होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल आपको 50% बनाना है, विच कम्स टू 200। इतना क्लियर है सबको? कहाँ गए, सो गए बेटा सब लोग? अंडरस्टूड। चलो ये एक चीज पूरी हो गई। ये मैं क्यों बता रही हूं, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब समझना, ठीक है? अब क्या होता है, हमें ये 40 और 50 का क्लब समझ गया। अब एक चीज समझना, हमें ना एग्जेम्पशन मिलता है। अब एग्जेम्पशन क्या होता है पता है? जब भी कभी किसी पेपर में आप 60% मार्क्स से ज्यादा ले आए, मतलब 100 में से अगर आप 60 या 60 के ऊपर मार्क्स ले आए, तो आपका वो पेपर क्या हो जाता है पता है? एग्जेम्प्ट। उसे क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट होना। अब पेपर देने की आपको दोबारा जरूरत नहीं है। कैसे मैम? फिर से इधर चले जाते हैं। अब मैंने ये कहा कि मुझे हर एक में 40 मार्क्स लाने थे। जी मैम, आपने ऐसा बोला था। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ। अब मान लो मेरा पेपर 1 जो कि है JIGL, एक एक पेपर के बारे में अभी बात करेंगे कि JIGL में क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, कंपनी लॉ में क्या है, SBEC में क्या है, टैक्स लॉज में क्या है, सब पता करेंगे। अभी JIGL आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसका पूरा नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। JIGL में आपको मान लो मिल गए 62 मार्क्स, ठीक है, और बचे हुए पेपर्स में आपको कुछ XX मार्क्स मिले हैं। मैं जानबूझ के इनको अभी नहीं भर रही हूं, ठीक है। सपोज आप समझ लो कुछ आपको मार्क्स मिले, पर आपका एग्रीगेट 200 मार्क्स का नहीं बना, तो क्या आपको दोबारा वाले अटेम्प्ट में, मान लो जून 21 में आपका JIGL में तो 62 आ गया, बाकी 3 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स आए, बताऊंगी क्या मार्क्स आए बाद में, पर आपका कितना भी कर लो टोटल मिला के 200 नहीं बना। कैसे करेंगे? क्या आपको दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में वापस से JIGL देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें कितना स्कोर कर लिया? 62 मार्क्स स्कोर कर लिए। 60% या उससे ज्यादा मार्क्स अगर आप ऑब्टेन कर लेते हो किसी पेपर में, तो आपको अपने कमिंग अटेम्प्ट में, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ता। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब जो ये एग्जेम्पशन है ना, ये जो इसके बारे में अभी हमने बात करी, इसके भी 2 क्राइटेरियाज होते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर अभी आ रहा है बस जून 21 में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है? इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स इन ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स। कितने पेपर्स थे हमारे भाई? ग्रुप 1 में हमारे थे 4 पेपर्स, कवर्ड अंडर द मॉड्यूल। एक मॉड्यूल मतलब हमारे वहां ग्रुप को मॉड्यूल कहा जाता है, CA वाले ग्रुप कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में 4 पेपर्स, एंड स्कोर्स एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच पेपर, he or she shall become eligible for exemption in those papers in which he or she scores 60% or more marks। इसीलिए मैंने वहां पे यहां पे फिल नहीं किया था। मान लो आप कंपनी लॉ में आपको मिलता है 50, आपको टैक्स लॉज में मिलता है 25, और आपका जो अगला पेपर है SBEC, उसमें आपको मिलता है 55 मार्क्स। आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्या थी क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपने सारे पेपर्स में पहले अपीयर होना पड़ेगा। क्या लिखा है? इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स इन ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स। आप पहली बार अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तो चारों पेपर आपके लिए क्या हैं? रिक्वायर्ड पेपर हैं। मतलब एग्जेम्पशन भी तभी मिलेगा जब आपने अपने चारों पेपर अटेम्प्ट किए हों। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मिनिमम आपको 25% मार्क्स तो हर एक पेपर में मिले ही हों। भले ही आप 25 मार्क्स से पास नहीं हो रहे हो, आप हो तो फेल, आप यहाँ पे अभी भी फेल हो, पर फिर भी आपको मिनिमम 25% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे उस पेपर में, भले ही आप उसमें फेल हो।
तभी आपको क्या मिलेगा, 62 मार्क्स जहां पे आपको मिले हैं वहां पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। हमारी पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको सारे पेपर्स देने हैं। हाँ अरुणिमा बोलो, डाउट क्या है? तुम तब तक अपना डाउट लिखो, मैं तब तक आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। तुम डाउट लिखो, मैं एक बार तब तक इसको और समझाती हूँ। हमारे पास 3 क्राइटेरियाज है, 3 कंडीशंस है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, जितनी भी रिक्वायर्ड पेपर्स हैं आपको सब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपको बैठना पड़ेगा पेपर में। आपको अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना है, एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आपको हर पेपर में बैठना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है बुरी है वॉटेवर, आपको 25% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे सब में, जो भी बचे हुए फेल वाले पेपर हैं। आई नीड टू स्कोर 25% इन दिस सब्जेक्ट विच आई फेल टू पास। एग्जैक्टली जैसे मान लो हमारे पास अभी हमने देखा था कि पास परसेंटेज कितना था हमारा, 40% था। मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% लाना था। ये वो क्राइटेरिया है जहां आप सारे पेपर्स पास कर रहे हैं। अब क्या होता है कई बार, देखो अरुणिमा, ऐसा कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, एक या 2 सब्जेक्ट का, एंड दे इवेंचुअली फील कि अरे यार ये वाले 2 सब्जेक्ट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ये चाह के भी हम नहीं पास कर पाएंगे। पर जिन 2 पेपर्स में आपने अच्छी तरह मेहनत करी है और आपको लग रहा है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इसमें तो हम 70-72 ला ही लेंगे, 70-72 मार्क्स हम इसमें स्कोर कर ही लेंगे, तो आप क्या करोगे पता है? वरना स्टूडेंट्स क्या करेंगे, खाली एक एक पेपर देते चलेंगे और एक पेपर की तैयारी करके उसमें मेहनत करके एग्जाम करते चलेंगे। तो ये गलत नहीं है कि कोई बच्चा 2-2 भागों में तोड़ तोड़ के पेपर दे रहा है। इससे बचने के लिए, इस चीज को कर्ब करने के लिए, इस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए आईसीएसआई ने ये कहा कि हर पेपर में बैठना तो पड़ेगा, हर पेपर में अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर आपका कोई पेपर मान लो बुरा है, जैसे टैक्स अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपके नहीं आए उतने मार्क्स, तो मिनिमम पर उसमें 25 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आपको 18 मिला ना इसमें गलती से भी, तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आई नीड टू स्कोर 25 इन हाउ मैम, अगर 2 सब्जेक्ट में 60 और अबव हो गए पर तब भी 200 नहीं हुआ तो दोनों में मिलेगा। इसके लिए सेकंड कंडीशन है, आएंगे उस सेकंड कंडीशन पे विशेष। पहले ये कंडीशन समझ में आई कि 25, जैसे अगर मान लो आपको इसमें 24 भी मिल गया ना गलती से टैक्स में, तो अब आपको इसमें भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये 62 वाला भी गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको क्या करना है, सारे पेपर्स में बैठना है। जो भी पेपर आपका अच्छा गया है, जैसे एक ना एक पेपर 2 पेपर आपके बहुत अच्छे होते हैं, अरे प्रोफेशनल पेपर दे रहे हैं कुछ तो अच्छा करेंगे, लॉ के पेपर्स कर रहे हैं तो आपका कंपनी लॉ भी अच्छा है और आपका एसबीईसी भी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों तो आपके अच्छे आ गए। जैसे विशेष ने कहा कि भाई मेरे 2 पेपर में 60 के ऊपर मार्क्स हैं, अब क्या होगा, अब बचे 2 पेपर है ना, उनमें 25-25 अगर नहीं हुए, मतलब जेआईजीएल में 25 और टैक्स में अगर 25 नहीं हुए, तो उन दोनों का भी एग्जेम्पशन चल देगा। 62 वाला भी फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो पेपर। समझ में आया सबको, सारे स्टूडेंट्स को? ये पहला क्राइटेरिया समझा एग्जेम्पशन का? ठीक है, अब दूसरे एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में आते हैं। दूसरा वाला बहुत ही जोरदार है। अभी तो तुमको डर लगा होगा कि अरे हमें दोबारा पेपर देना पड़ेगा, अब जो आगे आने वाला जो क्राइटेरिया है दूसरा, वो बड़ा ही खूबसूरत क्राइटेरिया है। कैसे, सुनो। इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स इन ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स कवर्ड अंडर द मॉड्यूल एंड फेल्स ओनली इन 1 पेपर। अब देखो, ऐसा हुआ कि तुम 4 पेपर्स में अपीयर हुए, फिर से लिखेंगे, गंदापना नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है, सब मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। 4 पेपर में से मान लो, मैं सब नाम भी लिख देती हूँ, जेआईजीएल, एसबीईसी, कंपनी लॉ एंड टीएल, मतलब टैक्स लॉस। जेआईजीएल में आपको आए 55 मार्क्स, एसबीईसी में आपको आए 60 मार्क्स, सीएल में आपको आए 50 मार्क्स,
पर टैक्स लॉ में आपको आ गए 30 मार्क्स। अब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, आप एक पेपर में क्या हो गए हो, फेल हो गए। आप इस एक पेपर में, किसी सिर्फ एक पेपर में फेल हो गए। तो क्या इन तीनों का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, प्रोवाइडेड इन तीनों का एग्जेम्पशन मिल सकता है। मैम कैसे आप बात कर रही हैं, एक में 50 है, एक में 55 है, ये तो 60 के नीचे है। अभी आपने बोला था 60% से ऊपर लाना पड़ेगा। इसके लिए ही आईसीएसआई ने दूसरी स्कीम दे रखी है आपको, जो है he or she shall become eligible for exemption in the remaining papers। आपको इन तीनों पेपर में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कब? जब if he or she scores 60% or more marks, taken all such remaining papers together। मतलब क्या होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, 60 + 50 + 55, 5 5 और 5 10 और 6 16। अगर इन तीनों को पास करने के बाद अगर आपका क्या हो जाता है, एग्रीगेट से ऊपर चल देता है, तीनों का मिला के 60% के ऊपर, तो ये एग्जेम्पशन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। जैसे फिर से पढ़ते हैं, इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स इन ऑल द रिक्वायर्ड पेपर्स कवर्ड अंडर द मॉड्यूल एंड फेल्स इन ओनली वन पेपर, सिर्फ एक पेपर में आप फेल हो रहे हो, बाकी सब पेपर्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 70 60 55, अगर आपके ऐसे मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स है तीनों में, he or she shall become eligible for exemption in the remaining papers if he or she scores 60% or more marks taken all such remaining papers together। अगर जो बचे हुए 3 पेपर्स हैं, उन तीनों पेपर में आपको, जैसे अब क्या होगा, आपके 3 पेपर बचे हैं तो कितना है आपका, 300 हो गया। अब 300 का आप क्या करोगे पता है, 60%। आप इस 300 का 60% करोगे और ये टोटल कितना आता है, 180। अगर आपने 180 बचे 3 सब्जेक्ट में मिला के ला लिए हैं, तो भी आपको तीनों सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, भले ही कोई एक सब्जेक्ट आपका 50 के नीचे हो तो भी चलेगा। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि आपके 300 में से 60% मार्क्स कितने होते हैं, 180। इतना तक समझ में आया। आपके कंपनी लॉ में आ गए 70, आपके किसी एक पेपर में आ गए 55, या इसको सिंप्लिसिटी के लिए तुम 50 कर लो अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो। आपके कितने आए, 70 और 50 कितना होता है, 120। और आपका एसबीईसी में मान लो आ गया 60, कितना हो गया, कितना हो गया, 180। तो न केवल 60 वाला, न केवल 70 वाला, बल्कि 50 वाला भी एग्जेम्पशन में मान लिया जाएगा। आप समझ रहे हो कितनी सही स्कीम है ये, कि जिसमें 50 आया। ऑर्डिनरली वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल पेपर में 60 के ऊपर हो, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कलेक्टिवली अगर आपका 60% के ऊपर चला गया है, 300 का 60%, तो भी आपके तीनों पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब क्या मैम, हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही पेपर देना होगा? जी हाँ, आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा, जो होगा टैक्स लॉ। समझ में आया सबको? सेकेंड स्कीम ये जो है, कोई भी डाउट है तो पूछो। आज मौका मिल रहा है सारे डाउट पूछने का, सेकंड के बाद मौका नहीं मिलेगा डाउट पूछने का, सीधे पढ़ाई चालू हो जाएगी। मैम दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ ओनली वन ग्रुप इज अटेम्प्टेड। यस, एग्जेम्पशन एक एक ग्रुप में मिलता है। जो दोनों ग्रुप का फायदा है सेट ऑफ, वो मैं अभी बताऊंगी। मैम तो दोनों कंडीशन लगते हैं कि नहीं लगते, मतलब दोनों कंडीशन किसी को मिलते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगते हैं, आप पास करो। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात बताती हूँ, एग्जेम्पशन ना हमें क्लेम करना पड़ता है। आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जेम्पशन छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपका टैक्स लॉज ना अच्छा नहीं है, आपको पता है कि आप उसमें कभी भी 40 के ऊपर नहीं ला पाओगे, मरते गिरते रेंगते 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 आप 40 तक पहुंचोगे, अगर आपको ऑलरेडी ये पता है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं,
वो एग्जामिशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि बचे हुए 3 पेपर या 2 पेपर या जो भी 2 जोड़ीदार पेपर है उसके चक्कर में मैं ये भी निकल जाऊंगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एग्जामिशन लेते हैं, कुछ बच्चे एग्जामिशन नहीं लेते, और एग्जामिशन विशेष बिल्कुल मिलता है। ये कंडीशन में दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको लगी जाती है, और उसके लिए 60 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ते हैं, या बचे 3 पेपर में इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं जिनका कंबाइंड मार्क्स 180 के ऊपर हो जाए या 180 हो जाए। और किसी को कोई डाउट है अभी कि हम आगे बढ़ें? मैं ये सारी शीट्स आप लोगों के साथ ऐप में शेयर कर दूंगी। चलो, वेरी गुड। अब सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एग्जामिशन के हिसाब से तैयारी करो, एटलीस्ट प्रिपरेशन ऐसी करो। अब एक और बात समझना सब लोग कि हर पेपर में हमारी मास्टरी हो ये नहीं हो सकता। तुम बोलो कि तुम एकदम ऐसा तोड़ दोगे ना कि सब कुछ जैसे घोल के पी जाओगे 8 के 8 पेपर, तो ऐसा नहीं होता। हम सबके एक खासियत होती है, कुछ लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है और वो लॉ या थियरी पढ़ने में बहुत बोर होते हैं। कुछ लोगों का थियरी बहुत अच्छा होता है, वो प्रैक्टिकल बनाने में बोर होते हैं। कुछ लोग मिक्स्ड होते हैं, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत सही है, थियरी भी थोड़ा बहुत सही है। पर जो तुम बोलो कि लॉ भी रट डालेंगे, प्रैक्टिकल भी रट डालेंगे, टैक्स भी पूरा चार्ट डालेंगे, कंपनी लॉ भी, एसबीसी भी, हर सेक्शन हर एक्ट के हर सेक्शन रट डालेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मैम आप ऐसा हमको ऐसा डिमोटिवेट क्यों कर रही हैं? बेटा मिनिमम ना 124 एक्ट लग रहे हैं, मिनिमम 124 एक्ट। अकेले 24 एक्ट तो ईबीसीएल में है, ईबीसीएल में अकेले 24 एक्ट्स लग रहे हैं। फिर सिक्योरिटीज लॉज में अलग, जेआईजीएल में अलग, कंपनी लॉ अलग, जीएसटी अलग, इनकम टैक्स अलग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोविजन स्टैंडर्ड्स अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग। अब मुझे बताओ, क्या हर एक का सेक्शन 2, हर एक का सेक्शन 3, हर एक का सेक्शन 4 हम रट सकते हैं? नहीं रट सकते हैं। हमको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है, हम किसमें अच्छे और किसमें कम अच्छे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुरा, हम किसी में अच्छे और किसी में कम अच्छे होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो हम किसी में अच्छे और किसी में कम अच्छे होते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को पहचानना है। हमें क्या करना है? अपना स्वॉट करना है। हमें ये देखना है कि हमारे स्वॉट के बाद हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वाले कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें थ्रेट बनने वाले कौन से सब्जेक्ट हैं। हमें खाली ये देखना है। अगर मेरी स्ट्रेंथ रटना है, मगिंग अप की मेरी पावर है अगर, तो मेरे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट कौन से होंगे? लॉ वाले सब्जेक्ट्स, राइट। मेरी वीकनेस अगर रटना है तो मतलब आई हैव टू पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स द लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा लॉ को रटने में। तुम बोलोगे मैम लॉ तो समझना पड़ता है, अनडाउटेडली यस, लॉ को समझना पड़ता है, हम लॉ समझाने में आपकी मदद करेंगे, पर किंतु परंतु कब कहीं ना कहीं जाके डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जाके आपको एग्जैक्ट उन शब्दों और उन टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आप क्या करेंगे? पेपर में उन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, आप या तो उसको स्लैंग में बोल लो या तो आप उसको अच्छे भाषा में बोल लो। हमने कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट वैसे भी पढ़ा हुआ है, क्यों पढ़ते हैं हम? हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा CSET में, वो बिजनेस कम्युनिकेशन ही क्यों पढ़ा? क्यों नहीं हमने कैजुअल कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ी? क्यों हमारे सिलेबस में बिजनेस कम्युनिकेशन ही लगाया गया? क्योंकि वी आर कंसर्न्ड हियर विद द लीगल लैंग्वेज, विद द फॉर्मल लैंग्वेज विच वी विल बी यूजिंग इन द नियर फ्यूचर, और जो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम अपने आंसर्स में भी इस्तेमाल करें। इवन चैप्टर नंबर 8 ऑफ CSET ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें एक था आपको चैप्टर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। क्यों लगाया गया भाई वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको, वो चैप्टर? इसलिए क्योंकि ICSI चाहता है कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं यहाँ पे सिलेबस में वापस। अब सिलेबस इसका कुछ इस तरह बटा हुआ है
स्कीम ऑफ सिलेबस यहां दिया हुआ है। सबसे पहला पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, नाम अभी से रट लो। पहला पेपर, पेपर नंबर 1 है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। कहीं पे भी आपको कोई डिवीजन दिख रहा है क्या? देखो तो, मुझे तो नहीं दिख रहा। मतलब इन 17 चैप्टर्स तक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं ऊपर बता रही थी कि 124 तो मिनिमम एक्ट आपको लग रहे हैं, यहीं पे आपको 17 एक्ट लग रहे हैं इस पेपर में। 17 एक्ट, अलग अलग लॉज हैं ये, सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स एंड अंडर कंपनीज एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ब्ला ब्ला ब्लू, कितने एक्ट लग रहे हैं देखो। 17 सिर्फ इसमें है और विदाउट एनी डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं है, मतलब ओपन रहेगा, कहीं से भी पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको बताएंगे जरूर कि कहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस है पास्ट पेपर्स के एनालिसिस करके कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने की आशंका है या गुंजाइश है, पर पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। पहला। दूसरा पेपर आता है आपका कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में देखो डिवीजन दिया हुआ है। कंपनी लॉ भी कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स का जो पेपर है जिसको हम पार्ट 1 कहेंगे, वहां से कितना एम्फेसिस लिया गया है? 50 मार्क्स का। मतलब टिल 14th चैप्टर 50 मार्क्स का पेपर आपका वहां से बेस्ड रहेगा। मतलब 50 मार्क के पेपर स्ट्रिक्टली यहां से आएगा। कितने चैप्टर्स हैं? 14। 17 में 14 ऐड कर लो, आगे और ऐड करते चलेंगे, अभी यहाँ कहानी अब तो शुरुआत हुई है बस। फिर आपका पार्ट बी है जो कि है 40 मार्क का। देखो 3 में डिवाइड किया गया है कंपनी लॉ। पहला 50, उसके बाद 40 मार्क्स के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप ऐसे अपनी पूरी स्कीम बनाओगे। 40 मार्क के लिए 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अनडाउटेडली ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी हैं, पर मिधास सर है ना उसको आसान बनाने के लिए। मेहनत तो खैर आपको भी करनी है, नहीं किया तो डांट तो निश्चित है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। डांट पड़ेगी बेटा अगर मेहनत नहीं करी तो, और अगर होमवर्क नहीं किया तो। पर ये ज्यादा आसान नहीं लग रहा कि 6 लेसन्स फॉर 40 मार्क्स। ये कंसंट्रेट करने वाला रीजन है। एटलीस्ट 40 मार्क तो यहां हमको निकालने ही है, प्लस 10 मार्क और आपको अलग से दिए गए हैं कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, जिसके लिए छोटे छोटे 3 ये है लेसन्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। आसान है। मतलब 50 मार्क्स तो आप इजीली क्या कर सकते हो? समेट सकते हो। बचे 50 के लिए जहां पे 14 और चैप्टर्स हैं, वहां अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। समझ में आया? थर्ड पेपर में चलते हैं, वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अब इसमें तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये पेपर कई हद तक कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है, कई हद तक। कंपनी लॉ में जो जो तुम पढ़ते जाओगे ना, वो तुम यहाँ पे क्या करोगे? कवर करोगे। कंपनी लॉ में अगर हाथ पक्का कर लिया तो एसबीईसी में कई हद तक तुम्हारा हाथ पक्का हो जाएगा। पेपर किस बारे में है? कैसे कोई बिजनेस एंटिटी सेटअप की जाती है और उसे क्लोज किया जाता है। तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी तो होता है, ठीक है? तो ऐसे में जहां जहां पे भी कंपनी लॉ का प्रोविजन आएगा ना, वहां पे तुम्हें आसानी होगी, ठीक है? अगेन पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क का। डिवाइड किया गया है पार्ट ए जो कि है 40 मार्क का। कितने चैप्टर हैं उसके अंदर? 12 चैप्टर्स हैं जो कि अलग अलग बात करते हैं, जैसे एलएलपी हो गया, या कोई कंपनी के बारे में बात हो गई, एनपीओ हो गए, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। एक और बात सुनो, ये जो जॉइंट वेंचर से सारी चीजें आ रही है ना, ये सेम चीज तुम्हें सिक्योरिटीज लॉस, एक और पेपर है मॉड्यूल 2 का, वहां पे भी कवर होंगी, वहां पे भी अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद 35 मार्क का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेज एंड कंप्लायंसेज हैं। देखो तो जरा कितना बड़ा है। फिर देखो वही बात है, 1 2 3 4 5 6
6 चैप्टर्स 35 मार्क के लिए, इसे हमें अंदर करना है कि नहीं करना है? इसको अगर पढ़ लिया तो एक मेजर चंक तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ में आया? और फिर 25 मार्क के लिए 3 चैप्टर्स हैं और वो है वाइंडिंग अप के रिलेशन में। आसान मत समझना, इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप इज एक्चुअली डिफिकल्ट, ट्रिकी है ये। ठीक है, आ जाते हैं 4th पेपर में जो कि है टैक्स लॉज। अभी तक का सब समझा? अब देखो तो कैसे कितने और ऐड हो गए। पहले 17 था, फिर 14 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 18 थे, फिर 21 थे। मैम आप ठीक बोल रही थी, मेहनत बहुत है। CSET कितना है भाई? CS एग्जीक्यूटिव स्क्रीन में आएगा ही नहीं, रहन दो, नहीं बनाते उसको, राइट? चलो, पेपर नंबर 4 टैक्स लॉज। डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में बटा हुआ है। अरुणिमा ने पहले सैड इमोजी बना दिया है, ये सोच लिया है कि बेटा ये तो ना हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में और लोग भी प्रिपेयर करते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने ऐसा कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी मैं कभी भी, पर मेरा पास हो गया सही उम्र में सही टाइम पे। डर लगाने के लिए ही ये सेशन ले रही हूं मैं आज डर लगाने के लिए ये सेशन लिया जा रहा है, क्योंकि CSET पास करने के बाद बच्चों का ऐसा हो गया, अपन तो CSET अटेम्प्ट में निकल गए, रखा ही क्या है CSET में, आहा ये जाल में फंस गए बेटा। अब आ गए हो बीच में, गर्म पानी ना निगलते बने ना उगलते बने वाली स्थिति में हो अब तुम लोग। उधर पीछे भी नहीं मुड़ सकते, क्या बोल के पीछे जाएंगे, और ना सामने जाने में तो ये सामने हत्ती खड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो जो टैक्स लॉस का पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 50-50 मार्क्स के आसान डिवीजन है, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। पीछे तो अब नहीं जाएंगे मैम, यस पीछे नहीं पलटना है। अब ये सफर जब चालू किया है तो पूरा बाहर निकलना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और मैंने कुछ बच्चों से बात भी करी, तुम लोग डर क्यों रहे हो, ऐसा क्या है डरने के लिए इसमें, बताओ तो जरा। कई बच्चे हैं जो डर रहे हैं, अब कैसे होगा, अब तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग अभी हम जिंदा हैं। वेलकम का डायलॉग मारना पड़ेगा मुझे, अभी हम जिंदा हैं। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ डिसिप्लिन इतना याद कैसे होगा अरुणिमा, सब याद हो जाएगा, वो सब छोड़ दो हम पे। कैसे याद होगा, क्या मेमोरी बूस्टर टेक्निक्स होती हैं, कैसे लंबे समय तक किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन किया जाता है। अगर CSET वाले स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं जिनको मैंने पेपर के सुबह एक हमने कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट पढ़ा था, अभी भी याद है 21C 224 203 204 पेपर में आया भी था, कितनी जल्दी जल्दी याद किया था हमने, अभी तक याद है सपना। ये देखो क्यों याद है, उसकी टेक्निक होती है, वो टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। तुम लोगों को सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहना है, और जब जब मेहनत करने को बोला जाए, कुछ रटने या कुछ रिवीजन के लिए बोला जाए तो बस उतना कर लो, बाकी हम पे छोड़ दो। रटा के पूरा कंप्यूटर नहीं बना दिया ना, उससे भी तेज नहीं बना दिया तो फिर हम लोग भी फिर क्या किया मतलब हम लोगों ने। तो वो टेक्निक्स होती हैं याद करने की। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे खत्म हुआ एक मॉड्यूल। तो चलो सब लोग मेरे साथ याद करेंगे, पहले मॉड्यूल में कौन से 4 पेपर, JIGL, कंपनी लॉ, SBEC, टैक्स लॉस। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या है भाई, JIGL पूरा 100 मार्क का पेपर था, अभी हमने देखा था 100 मार्क के पूरे पेपर हैं विद इंटरनल डिविजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। आज आप लोगों का सेशन खत्म होने के बाद क्या होमवर्क है बताओ जरा। सबको डिवीजन पता होने चाहिए, सबको डिवीजन पता होने चाहिए, कितने भागों में कौन कौन सा सब्जेक्ट बटा हुआ है, कौन से 4 मेन पेपर हैं, JIGL, SBEC, कंपनी लॉ और टैक्स लॉज। ये मॉड्यूल 1 के पेपर्स हैं। अब आते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 का पहला पेपर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क का पेपर है, डिवाइड किया गया है इसको भी। एक है 60 मार्क के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये कौन सी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जितने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हम 11th-12th में पढ़ते थे ना, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते थे, मतलब देखो यहाँ पे जो भी तुम पढ़ोगे ना, वो कॉर्पोरेट एंटिटी या कंपनी के रिलेशन में जो अकाउंटिंग होती है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है,
उसके बाद 40 मार्क का आपको आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, मतलब जो कॉस्ट एनालिसिस करते हैं ना हम, कि कोई चीज बनाने में कितनी लागत लगी, कितनी कॉस्टिंग लगी, ये मोबाइल फोन बनाने में कितना पैसा लगा, कितनी कॉस्टिंग लगी, इसके लिए जो डिसीजंस मेकिंग टूल्स होते हैं, जो वैल्यूएशंस वगैरह होते हैं, वो सारे कहाँ आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन में। याद रहेगा कितने में डिवाइडेड है, 2 भागों में, ठीक है। एक तो हो गया अकाउंट्स वाला पार्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विच कॉन्स्टिट्यूट 60 मार्क्स एंड अनदर फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल और थियोरटिकल एस्पेक्ट पे अभी हम आएंगे, बने रहेंगे सब लोग। फिर मेरा चहेता पेपर, क्योंकि ये पेपर मैं ही पढ़ाती हूँ ना, इसलिए मुझे बड़ा प्यार है। जैसे ये सब्जेक्ट आता है तो मेरे को खुशी होने लगती है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है। सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स 100 मार्क्स का पेपर है, डिवाइड किया गया है 2 भागों में। एक तो है पार्ट 1 सिक्योरिटीज लॉस और दूसरा है पार्ट 2 30 मार्क्स के लिए कैपिटल मार्केट्स एंड इंटरमीडियरीज। आसान है ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बहुत बच्चे फेल होते हैं इसमें, बहुत खूब खूब सारे। डरा नहीं रही हूं, रियलिटी चेक है, ठीक है। मेहनत बरकरार रखनी है। यस, आई विल बी टेकिंग JIGL2। जिसे होता है 2 बच्चों में से एक बच्चा फेवरेट होता है। JIGL भी मुझे बहुत पसंद है, पर SLCM से मतलब थोड़ा ज्यादा प्यार है मुझे, बड़ा पसंद है मुझे ये सब्जेक्ट। एक्चुअली क्या है, इसमें तुम्हें मैं कई सारी प्रैक्टिकल चीजें बता पाऊंगी। मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट के एनालिसिस बता पाऊंगी, स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, BSE NSE में कैसे स्टॉक मार्केट मूव कर रहा है, ये सब कुछ मैं तुमको रियल लाइफ में दिखाऊंगी। कि देखो अभी ये एप्पल के शेयर्स कैसे शूट अप हो रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट के शेयर्स कैसे जा रहे हैं ऊपर नीचे। तो कैसे ये मोर ऑफ प्रैक्टिकल प्लस लॉ हो जाता है, तो बड़ा मजा आता है इसको समझाने में। इसलिए वो वही वाली बात है, 2 बच्चों में से ये थोड़ा ज्यादा पसंद है, वो भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि वो बुरा लगता है, पर ये थोड़ा सा इसके तरफ थोड़ा फेवरेटिज्म है मेरा। चलो आ जाते हैं पेपर 7 में, EBCL। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म, EBCL। कितने भागों में बटा हुआ है, इसमें तो इतने डिविजन्स हैं, इतने डिविजन्स हैं कि तुम लोग सच में हंसोगे अभी कि यार एक पार्ट के लिए इतने सारे मार्क्स और दूसरे पार्ट में इतना सारा पढ़ने के बाद भी इतने से मार्क्स। देखते हैं, एक तो हो गया फेमा और NBFC के लिए 40 मार्क दिए गए हैं, सीधे सीधे डिफिकल्ट है। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको बहुत सारे ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू होंगी, काफी नया, काफी सारी चीजें सीखोगे। डरो मत, ये सोचो कि कितना कुछ नए से तुम एक्सपोज होने वाले हो, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। दूसरा आता है पार्ट 2, एक इकलौता एक्ट, एक इकलौता चैप्टर 25 मार्क के लिए। अब देखो ये क्या नाइंसाफी है, एक चैप्टर के लिए 25 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब अगर ये एक चैप्टर भी पढ़ लिया ना पूरी शिद्दत से, 25 मार्क्स तो जेब में आ रहे हैं, कटते कुटाते 18-20 तो मिल ही जाएंगे अगर अच्छी तरह लिख दिया तो, एक चैप्टर के लिए। अब सोचो क्या डिवीजन है, राइट। उसके बाद 35 मार्क आपको मिलेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में। बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में आपको ये सारे लिस्टेड हैं, जिसमें कि बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में एक तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको आएगा, फिर प्रॉपर्टी लॉ रिलेटेड लॉज रहेंगे, फिर एंटी करप्शन अलग है, और फिर बिजनेस लॉज अलग से दिए हुए हैं। ऐसा है ये, यहां तक चलते हैं। समझ में आया? तो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते चलनी है। कंपटीशन एक्ट तो भाई आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमको देने वाला है 25 मार्क्स। समझ में आया? आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये है पेपर नंबर 8। इसमें भी डिवीजन है, 60 मार्क्स का आपका FM है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब उसके नाम में ही है, जितना बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में बड़ा प्यारा सा 5 जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको मिलेंगे 40 मार्क। तो एक तरफ अगर आपको FM लगा के सिलेबस को डिफिकल्ट बनाया, तो एक तरफ SM मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा के आपके लिए कोर्स को आसान भी कर दिया है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है जब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं। FM बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, पर SM आपको मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मेरे साथ साथ समझते जाना। पेपर 1 के 4 ग्रुप मॉड्यूल 1 के 4 पेपर
सॉरी, एक हो गया JIGL, SBEC, कंपनी लॉ और टैक्स लॉस। मॉड्यूल 2 के 4 पेपर्स क्या क्या है भाई? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, और उसके बाद हो गया FM एंड SM। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जिन जिनको मैं रेड मार्क कर रही हूं, सर्कल कर रही हूं, वो 3 पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं। कौन कौन से? टैक्स लॉस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और FM एंड SM। जैसे CSET में पूछा था ना MCQ, वैसे MCQ बेस्ड पेपर्स हैं। समझ में आया? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। सबको समझ में आ रहा है? 100 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के, 100 मार्क्स बनेंगे। अब एक और अच्छी बात बताऊं, नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑफलाइन होंगे विशेष, ऑफलाइन होता है पेपर। मैं जानती थी नेगेटिव मार्किंग में तुम लोगों को आएगा मजा। 0.25, दिल टूट गया। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। हर 4 क्वेश्चन गलत करो 1 मार्क्स रिड्यूस। रो बेटा रो, मैं जानती थी ये होगा। पर इसमें एक चीज अच्छी है कि ये MCQ बेस्ड पेपर है ना, इसलिए कई बार ना मार्क्स ज्यादा सिक्योर करने में मदद मिलती है। ये होता है, ज्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टैक्स वगैरह में कैलकुलेशन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे को लगा ही था जैसी बोलूंगी ना ये कि MCQ और नेगेटिव मार्किंग, की CSET में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बड़ा मजा आया था सबको पेपर देने में। करो आए बाय ऑप्शन सेलेक्ट, क्या फर्क पड़ रहा है? टीचर्स खुद ही से कह रहे हैं क्वेश्चन छोड़ के मत आना। पर अब अगर आए बाय क्वेश्चंस बनाए तो सोच लेना। वो मैं ही थी जिनने एंड डे पे अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि अगर पेपर बेटा छोड़ के आए तो सोच लेना। और अब वो मैं ही हूं जो मैं कह रही हूँ कि बेटा आड़े बेड़े क्वेश्चंस बनाए, या अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो बहुत मारूंगी मैं, पहले बता रही हूँ। आयुष रिक्वेस्टेड ऑडियो। आयुष मेरे पास हेडफोन्स अभी नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा बाहर से। तुम्हारा ऑडियो रिक्वेस्ट थोड़ी देर में मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पहले जरा ये इसका स्कीम बता दूं, तब तक तुम अपने रो बैठ के वहां पे। ठीक है, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। 4-4 क्वेश्चन गलत करते चलो, 1-1 मार्क उनको दान में देते चलो। विशेष सलूजा ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑडियो चैट। 1 मिनट बस, मैं जरा हेडफोन्स बाहर से ले आऊं, थोड़ा सा हड़बड़ी में थी इसलिए बाहर ही हूं मतलब। अच्छा, गलती से हो गया विशेष से। ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो तुम खड़े होके? अरे भगवान, अभी तो तुम शादी में थे ना। चलो खैर, अब पहले यहां पे सुनते हैं। ये जो आपके बचे हुए 5 पेपर्स हैं, ये पेपर्स कैसे हैं? सब्जेक्टिव पेपर्स। कैसे हैं? सब्जेक्टिव पेपर्स। मतलब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। एक चीज बता दूं, जैसे जो लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं या जो BCom वाले स्टूडेंट्स हैं, या जैसा हमको 12th तक आदत है ना, ले भर भर के सप्लीमेंट्री ले लेके लिखेंगे तो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, गलत है नोशन। ऐसा नहीं होता, बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। यहां पे अगर आए बाएं लिखा, यहां पे अगर आए बाएं लिखा तो मार्क्स मिलने के बजाय चले जाएंगे। यहां पे टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर्स लिखने पड़ते हैं। आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगी आपका, हाउ टू ड्राफ्ट योर पेपर्स, हाउ टू राइट योर पेपर्स, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी। पर अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये जो 5 पेपर हैं, मतलब एक चीज समझ रहे हो, जितने कोर लॉ के पेपर्स हैं वो सारे सब्जेक्टिव हैं। स्कीम देख रहे हो अब कितना बड़ा स्कैम हुआ है तुम लोगों के साथ। जो 5 पेपर्स कोर लॉ वाले हैं वो सारे सब्जेक्टिव हैं, सब में लिखना पड़ेगा। और जहां पे स्टेप मार्किंग मिल सकती थी प्रैक्टिकल में, उन सबको क्या कर दिया,
एमसीक्यू बेस्ड कर दिया। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है सुन के सब कुछ? मैं सबके ओपिनियन जानना चाहती हूँ। बहुत बुरा ये है स्कैम, कि जो जहां पे हमें पता है कि पैराग्राफ के पैराग्राफ, कई बार ऐसा होता है ना, लॉ का प्रोविजन कोई हमें रटा हुआ है, एमसीक्यू में आंसर सामने दिख रहा है, सेक्शन देख के कई बार याद आ जाता है, प्रोविजन देख के हमें याद आ जाता है कि ये इसका आंसर होगा, तो वहां पे उनने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है। वो सीधे ये पूछ देंगे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, खुद से सोचो, खुद से सेक्शन सोचो, खुद से सेक्शन का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो लिखो, ठीक है। और जहां पे हमें स्टेप मार्किंग मिलती थी, 11th-12th कॉमर्स वाले इस बात को जान रहे होंगे, मच बिगर स्कैम देन 1992 स्कैम, एग्जैक्टली। दिल टूटते ही जा रहा है, मैम प्रियंका बोल रही है। तो जहां पे ऐसा होता था ना 11th-12th में या मैथ्स में भी स्टेप मार्किंग में नंबर्स मिल जाते थे, तो वहां उसको एमसीक्यू कर दिया, लो आप करो बैलेंस शीट टैली, अब तो ऑप्शन ही नहीं है। ये किया गया है, बहुत बड़ा स्कैम आशिका, यस। तो अब ये चीज ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ये मैं तुम्हें आज क्यों बता रही हूं, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। हमने सब कुछ कवर कर दिया, हम ऐसा लग रहा है कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद भी हम क्लियर कई बार नहीं हो पाते। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी है ना, हमने खुद ये गलती अपने टाइम पे कर ली। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि यार ये पेपर ऐसा है तो इसकी तैयारी ऐसे करो, ये पेपर में प्रैक्टिकल मार्क्स है तो इसकी तैयारी ऐसे करो, हमें कोई बताने वाला नहीं था। अब 10 सालों में ये हमको स्कैम पता चल गया है। बिग पिक्चर पता होनी चाहिए, रियलिटी पता होना जरूरी है। एग्जैक्टली, वी शुड नो हाउ द रियल पिक्चर इज। एक्चुअल हमें सिनेरियो दिखना चाहिए कि क्या होने वाला है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। जब दुश्मन कितना बड़ा है पता चलेगा, तभी तो हम अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस रेडी करेंगे। बस ये उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया सिलेबस का डिवीजन खत्म। आप बोलोगे तो मैं आपके साथ ये सिलेबस का डिवीजन एक जो ये शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं आपको ऐप पे शेयर कर दूंगी, जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू। एक बार देख लेना। 2 दिसंबर के पहले, पेपर होने के पहले आपको ये पेपर बोल रही हूँ, बच्चे बेचारे घबरा गए होंगे पेपर होने के पहले, डेमो लेक्चर्स के पहले एक बार पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इवन ये जो एग्जामिशन वाली शीट है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कट ऑफ डेट्स के लिए। कट ऑफ डेट्स में कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। आईसीएसआई है कि चाइना ट्विस्ट पर ट्विस्ट देता है। आईसीएसआई है कि चाइना, ऐसी बातें नहीं बोलते बेटा। चलो आगे, कट ऑफ डेट्स क्या क्या हैं। कट ऑफ डेट्स कुछ ऐसी हैं कि कल के पहले रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इस चीज को गांठ बांध लो। क्यों मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसे में आप एलिजिबल हो जाते हो 2 ग्रुप के लिए जून में पेपर देने के लिए। तो मैम अगर जून में के अगर अभी हमने भर दिया अपना, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो फिर तो हमें मैंडेटरीली पेपर देना होगा? नहीं। अब सुनना ध्यान से, आईसीएसआई में जैसा सीएसईटी में होता था ना, वैसा एग्जीक्यूटिव में नहीं होता। सीएसईटी में क्या होता था, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन बस सब कुछ एक साथ हो जाता था। यहाँ पे फर्क है, यहाँ रजिस्ट्रेशन अलग है, एग्जाम फॉर्म अलग से भरा जाता है। एग्जाम फॉर्म भराता है मार्च में। अभी आपको रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन दी गई है 30/11/2020। अगर आप इसके पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन, कंपल्शन नहीं है। रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स का ही होगा, ठीक है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, दैट डजंट मीन कि आपको जून में दोनों ग्रुप देने हैं या दोनों मॉड्यूल देने हैं। कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। मेरा ये कहना है कि ऑप्शन अगर मिला हुआ है देन व्हाई नॉट गो फॉर द सेम। आप रजिस्ट्रेशन करा के रख लो, पेपर देना ना देना आपके ऊपर है। मत भरना एग्जाम फॉर्म, एक ही का भरना, पर एटलीस्ट यू शुड हैव ऑप्शन इन योर हैंड। हो गई तैयारी तो क्या करेंगे? तैयारी अगर हो ही गई हमारी तो हम क्या करेंगे? क्या बोलेंगे, अरे यार तब कर लेना था, गलती हो गई। तो रिग्रेट करने से अच्छा है बोथ ग्रुप का मतलब रजिस्ट्रेशन अभी 30 के पहले कर लो।
फायदा क्या है, जून में आपको बोथ ग्रुप्स देने का, बोथ मॉड्यूल देने का मौका मिलेगा। एग्जाम फॉर्म में आपके पास ऑप्शन होता है वेदर टू गो विद 1 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल, और आप दोनों मॉड्यूल एक साथ दे लो। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा जो इस बार क्लियर कर गए हैं कि आप 30 के पहले अपना एग्जाम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर ही लो। मैम अगर नहीं हुआ तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ता, सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। एग्जाम फॉर्म की जो अभी फीस है वो है 1200 रुपये पर मॉड्यूल, जो आईसीएसआई को जाती है। तो मतलब 2 मॉड्यूल का कितना? 2400। अगर आप फेल हो गए, मान लो जून 21 में हमने कुछ नहीं पढ़ा, दिन भर बैठ के समोसा जलेबी खाया, मैम लोग पढ़ाते थे, सर लोग पढ़ाते थे, पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमने होमवर्क भी नहीं किया, हम फेल हो गए, इतना ही होगा मैक्स। बुरा हो के भी दिसंबर में पेपर देने का ऑप्शन तो है ही, बिल्कुल। तो क्या आपको ये जो ये 10,000 100 600 रुपए का चलान निकलता है रजिस्ट्रेशन का, वो पूरा देना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म का फीस देनी पड़ेगी, जो कि आती है 1200 रुपए पर मॉड्यूल। निवेदिता कह रही है मैम मेरे रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। इस सेशन के बाद मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं सॉल्व कर सके तो डेफिनेटली आई विल डू। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया सबको? तो इन माय ओपिनियन यू शुड फिल द फॉर्म opting for any one module or both the module is at your discretion. If you want to go with both the modules, go for it. If you want to go with one module, okay. ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो ये कट ऑफ इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ बता दिया है। उसके बाद जून 21 में सिर्फ एक ग्रुप में अपीयर होने के लिए, जून 21 में सिर्फ एक ग्रुप में अपीयर होने के लिए डेडलाइन क्या है? 31/1। 31/1/2021 तक आप एक ग्रुप में क्या कर सकते हो? अपीयर कर सकते हो। मतलब वो बच्चे जो अभी सीएसईटी क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे जो अभी सीएसईटी क्लियर नहीं हो पाए हैं, जनवरी में उनकी क्या होगी? सीएसईटी हो जाएगा, उनका रिजल्ट भी जनवरी के पहले आ ही जाएगा। तो मतलब अभी से एग्जीक्यूटिव की तैयारी अगर चालू कर दोगे ना, तो कमिंग जून में तुम एलिजिबल रहोगे और पूरी तरह से तैयार रहोगे पेपर देने के लिए। जैसे कोई भी वो स्टूडेंट जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रह गया और एग्रीगेट में पास हो गया है, वो बच्चा तैयारी करके नहीं गया होगा, ऐसा तो मैं नहीं मान सकती। जो एग्रीगेट निकाल के बैठा है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक आध क्वेश्चन में गलती होने के कारण वो बस एक पेपर में रह गया। अब उसने क्या करना चाहिए? जून 21 के एक ग्रुप की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही जनवरी में पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, तुरंत एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरो और जून 21 में एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट देके अपने दोस्तों के बराबर आ गए। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन की शीट। ये कट ऑफ वाली जो शीट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद एक नई शीट आएगी कट ऑफ की 2021 की, तो वो भी मैं जब आएगी तो मैं आपके लिए ऐप में डाल दूंगी। ठीक है, और साथ में एक और चीज पे अपने को बात करनी है। ये तो हो गया, सिलेबस भी हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गया। अब एक बात है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक ये स्कीम होती है आईसीएसआई की, जिसमें आपको आपका ये देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है पेरेंट्स को, कि अगर उनकी जो इनकम है वो किसी एक लिमिट से नीचे है तो उसको क्या किया जाएगा? एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी फीस है ना जो आपने भरी है आईसीएसआई को, वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। पूरी फीस रिफंड होती है, स्कॉलरशिप बेसिस पे होता है ये। उसके लिए ये क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि भाई 65% और इक्वल सीजीपीए आपका होना चाहिए क्लास 12th में, या आपका बैचलर्स डिग्री के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, या 12th के बेसिस पे 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। उनकी एनुअल इनकम जितने भी सोर्सेज हैं ऑफ द स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स की या उसके स्पाउस, मतलब अगर कोई ऐसी लड़की है जो मतलब अपने पति के साथ रहती है, जिसकी शादी हो गई है, और अगर उसके हस्बैंड की इनकम 3 लाख के नीचे है, पहले ये लिमिट 1 लाख थी, अब इसको कितना कर दिया है? 3 लाख। अगर 3 लाख के नीचे है और अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो तो आपको क्या मिलेगा?
आपको ये मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप पास हो जाते हो एक गो में तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है। ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपके जान पहचान में या अगर आपको भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना है या आपके किसी फ्रेंड को लेना है तो प्लीज़ उसके साथ ये शेयर करिए। मे बी कोई बच्चा जो न बेचारा पढ़ पा रहा हो इस चक्कर में, उसको कुछ मदद मिलेगी और वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो सब लोग मुझसे कमिटमेंट करोगे कि आप लोग ये स्कीम के बारे में बताओगे बाकी लोगों को भी। ठीक है, ये शीट मैं शेयर कर दूंगी। ये शीट को भी आप अगर चाहो तो आगे भी शेयर कर सकते हो, आपको ये आईसीआईसीआई में भी मिल जाएगी, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई अब डाउट है तो मुझसे फटाफट पूछो, वरना यू ऑल आर फ्री टू गो। पूछो अगर कोई डाउट है तो। आज अच्छा लगा मेरे को लेकिन धमाका देके डरा के तुम लोगों को। पहले ये सेशन खत्म होगा उसके बाद मैं बाहर इस सेशन से उठूंगी। तुम्हारी गलती है, तुमको क्यों, किसने कहा था आने के लिए इतनी जल्दी? किसी को कोई डाउट है? खाली फीस में बेनिफिट है या पासिंग में? बेटा पास होने के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पास होते हो ना तो ही आपको फीस का बेनिफिट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। पासिंग में कोई बेनिफिट नहीं है। एक बात याद रखना, जितने भी प्रोफेशनल पेपर्स होते हैं ना वो एक इकलौते ऐसे पेपर्स हैं सीए सीएस सीएमए में जहाँ पे फीस में आपको कोई रिबेट या आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। एज इन अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, अगर कोई स्पेशल अगर कास्ट को बिलोंग करता है या जो भी, या कोई वुमेन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पर पास होने में सबको एक सा ट्रीट किया जाता है। आपके रिजल्ट में, आपके पेपर में कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि आपको किसी प्रकार का कंसेशन एंट्री लेवल पे दिया गया है। When it comes to checking of papers, कहीं पे भी आपकी शीट में आपका नाम नहीं लिखा होता जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, या आप कहीं पे भी ऐसा कोई एग्जामिशन पेपर देते टाइम पे नहीं ले सकते। इकलौते ऐसे पेपर्स हैं ये प्रोफेशनल पेपर्स जहां पे पासिंग के टाइम पे किसी प्रकार का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। एंड कब होगा, एज अभी तक डेट्स देखो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब ये होता है कि आपके पास होने के बाद आपको कुछ ऐसे डेडलाइंस होती हैं, डेट्स होती हैं, वो पासिंग के बाद डिसाइड होते हैं। उसके लिए मैं शीट शेयर करती हूँ। आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता है टू बी एलिजिबल टू मूव अहेड। ठीक है, पेपर देने के लिए करना पड़ता है, बट ड्यू टू कोविड ये ओरिएंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। ऑनलाइन मोड में ओरिएंटेशन लाइन अप किए गए थे पर वो नहीं हो पाए। प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव वालों के हुए पर नहीं हो पाए। सीएस सीईटी वाले जो अभी एग्जीक्यूटिव वाले उनके नहीं हो पाए। ओरिएंटेशन के ऊपर एक काम करूंगी मैं ना, अभी एक मुझे वैसे भी एक बात करनी है हमारे कुछ काउंसिल मेंबर से इसके बारे में। उनसे बात करके ना मैं आपको कल एक बार इसके बारे में बताती हूँ कि ओरिएंटेशन के आगे आने वाले टाइम में क्या डेट्स लग रहे हैं। इससे आपके अटेम्प्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी चिंता मत करो। अटेम्प्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिएंटेशन की डेट अब तक नहीं आई। ओरिएंटेशन विशेष तुम्हें भी नहीं समझेगा, मैं तुमको बताती हूँ ये, क्योंकि एक लिमिट पहले, थोड़ा पहले क्लियर किए हुए हैं आशिका लोग, तो उनको पता है ओरिएंटेशन के बारे में। करना तो पड़ेगा ओरिएंटेशन मैंडेटरीली, पर कैसे और कब ये मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, और बताओ क्या डाउट है? मैम ऊपर में मेरा क्वेश्चन था बेटा, क्या क्वेश्चन था वापस बोल दो। मैम लोअर इनकम वाले को पासिंग में नहीं मिलेगा, वही बोल रही हूँ। खाली फीस में बेनिफिट है, वो भी फीस आपकी तब रिफंड की जाएगी। ओरिएंटेशन मैंडेटरी है, इसके लिए मैं कल एक सेशन लूंगी ओरिएंटेशन के ऊपर एक स्पेसिफिकली। अरुणिमा एक अलग से एक सेशन लूंगी क्योंकि वो थोड़ा लंबा सेशन होगा ओरिएंटेशन का, हाफ एन आवर लगेगा उसको बताने में तुम्हें, तो वो मैं अलग से कल एक सेशन लूंगी। कल मिधास सर का सेशन है स्कोप ऑफ द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कल मिधास सर इस पे एक सेशन लेंगे आप लोगों का कि एक कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या स्कोप है। एज इन कि आप पढ़ते पढ़ते आपको कई सारी चीजें पता चलती है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं क्या करेगा तो ऑफिस हो जाएगा या तो वो किसी कंपनी में एसोसिएट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्रोफेशन। तो वो कल मिधास सर एक स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर एक सेशन लेंगे। उसके बाद
ओरिएंटेशन का सेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नहीं है बेटा विशेष, स्कोरिंग में कोई आपको बेनिफिट नहीं है। 40-50 वाला क्राइटेरिया तो लगेगा ही, चाहे कोई जीरो इनकम वाला इंसान भी आए। लोअर इनकम में सिर्फ और सिर्फ आपको रिफंड का प्रोविजन है, पहले तो आपको देना पड़ेगा, बाद में आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है। पासिंग में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही बता रही थी थोड़ी देर पहले कि SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड या जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को तो पूरी की पूरी फीस माफ है। अगर आप JNK टेरिटरी के हैं तो आपको एक भी फीस नहीं देनी है, आपका पूरी फीस एग्जेम्प्ट है, पर पासिंग में किसी प्रकार की नहीं है। 40% तो लाना ही पड़ेगा, 50% एग्रीगेट में लाना पड़ेगा। ये चीज स्टैंडर्ड सबको लग रही है। देयर इज नो पार्शियलिटी, नो डिस्टिंक्शन एज सच व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द पेपर्स एंड पासिंग इट, राइट। और किसी को कोई डाउट? हाँ निवेदिता, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ सेशन खत्म होने के बाद ना, अभी मेरे को थोड़ा सा एक काम से जाना है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी, मैं डेफिनेटली कॉल करूंगी तुम्हें याद से, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। अच्छा धमाका मिला है आप सबको। अब रेडी कर लो अपनी पेन, पेपर, हाइलाइटर, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर सब रेडी कर लो, क्योंकि अब मेहनत बहुत होने वाली है, ठीक है। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर द सेशन मैम, यस थैंक यू। जब तुम लोग चाय वाय पी लो, मैं भी जाके मीटिंग करके चाय वाय पीती हूँ, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। मिलते हैं कल। कल आपका स्पेशल सेशन होगा, उसको मिस मत करना, ठीक है। आपके प्रोफेशन के अवेयरनेस के बारे में ही वो सेशन है, तो डू अटेंड द सेशन, ठीक है। थैंक यू।